ओके 3.2 स्टार्ट करते हैं। कल हमने 3.2 के 5 क्वेश्चन करे थे, तो आज हम 5 से आगे करते हैं, छठा और सातवां क्वेश्चन। ठीक है, तो 6 वाला क्वेश्चन क्या है, किताब ज़रूर खोल लेना अपने सामने। तो 6 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रैखिक समीकरण दे रखी है आपकी। 6 वाला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0। ये एक रैखिक समीकरण दे रखी है, तो दो चरों में एक ऐसी और एक रैखिक समीकरण ज्ञात करनी है या लिखनी है आपको, ताकि उनका ज्यामितीय निरूपण किस प्रकार का हो। सबसे पहला आपका किस प्रकार सा होना चाहिए, सबसे पहला होना चाहिए आपका तो प्रतिच्छेदी के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए बताओ, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अब यहाँ देखो a1 आपका 2 है, a2 मान के चलो मैंने लिखा यहाँ पर 3x। अब a1/a2, हाँ खुद से कोई भी इक्वेशन ले लेनी है इससे, तो a1/a2 2/3 आया, तो b1/b2 आपका 2/3 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ भी लिख दो 5y और यहाँ पर कुछ भी लिख दो, चलो 7 प्लस का लिखो माइनस कोई दिक्कत। तो यहाँ पर देख रहे होगा a1/a2 2/3, b1/b2 कितना आएगा 3/5। तो इससे आप ये समझ रहे हो कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। इसका मतलब ये जो समीकरण इसके लिए कैसी हो जाएगी, एक प्रतिच्छेदी वाली हो जाएगी। समझ गए ना, ये खुद से एग्जाम्पल बनाना है, इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो जिसके लिए a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 आना चाहिए। ठीक है, ये प्रतिच्छेदी के लिए ये वाला एग्जाम्पल हो गया। ऐसे आप समांतर के लिए एग्जाम्पल बताओ जरा। समांतर के लिए, समांतर में क्या होता है बताओ, समांतर में स्टार्टिंग के दो इक्वल होते हैं, लास्ट वाला बराबर नहीं होता है। तो स्टार्टिंग वाले दो इक्वल करना है, तो यानी 2 इसका 4x कर दो, इसका कर दो 6y कर दो, क्योंकि 2/4 आएगा तो 1/2 और 3/6 आएगा 1/2, बराबर हो गया। इसके लिए 16 मत करो, इसके लिए आप 15 कर दो। समझ गए, या कुछ भी कर दो। तो इसका मतलब देखो a1/a2 आप निकालोगे तो आपका आएगा 2/4 यानी 1/2, और अगर b1/b2 निकालते हो तो वो आपका 3/6 यानी 1/2 आएगा। इसका मतलब ये दोनों बराबर, और लास्ट वाला आपका इक्वल नहीं होगा, उसमें -8/15 आएगा जो आपके बराबर नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन किसके लिए बन गई है, समांतर के लिए। लास्ट वाला किसके लिए बनाना है, समपाती के लिए। तो समपाती के लिए इक्वेशन आपसे खुद से ड्रॉ करना है, बताओ समपाती के लिए। इसका मतलब तीनों के तीनों बराबर, जब तीनों के तीनों बराबर तो इसका मतलब जस्ट इसका डबल लिख दो, ट्रिपल लिख दो, आपकी मर्जी जितना लिखना है, बट अभी चलो डबल ही लिख देते हैं। 4x 6y और 60। तो इसका मतलब आप देख सकते हो a1/a2 1/2 आएगा, b1/b2 भी 1/2 आएगा, और c1/c2 भी 1/2 आएगा। इसका मतलब ये कंडीशन किसके लिए बन गई, आपकी समपाती के लिए बन गई। बात समझ में आ रही। तो ये एग्जाम्पल हमने खुद से लिया, आप अपने हिसाब से और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। समझ गए ना। तो ये 6 वाला क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही आपका 7th वाला क्वेश्चन है। 7th वाले क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दे दी आपको। 7th वाले क्वेश्चन में क्या कर रखा है उसने, 2 इक्वेशन दे दी। एक इक्वेशन लिखा है उसने x - y + 1 = 0, और दूसरी इक्वेशन लिखी उसने 3x + 2y - 0। इन दोनों समीकरणों को हल करके इनका एक ग्राफ बनाना है, और ग्राफ इस प्रकार से बनेगा जिसमें एक त्रिभुज टाइप का बनेगा। और त्रिभुज बनते ही क्या बनाना है, उसके शीर्षों के निर्देशांक आपको लिखना है। क्या लिखना है, शीर्षों के निर्देश, यानी ये एक शीर्ष ये हुआ, एक शीर्ष ये हुआ, एक शीर्ष, इनके निर्देशांक लिखना है, और जो त्रिभुज वाला पार्ट होगा उसको आपको शेडेड कर देना है, यानी क्या बोलते हैं, छायांकित कर देना उसको। समझ गए ना। ग्राफ बनाना हमने बहुत ही पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे, इस टाइप से 2 लाइन क्रॉस करेंगे, एक ट्रायंगल टाइप का शेप बनेगा। ट्रायंगल के उसके बाद जो शीर्ष होंगे उसके निर्देशांक लिख देंगे, और बीच वाले एरिया को क्या कर देंगे, कवर कर देंगे, यानी त्रिभुज वाले। हो गया 7 वाला क्वेश्चन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बीजगणितीय रूप, क्या बोल रहे हैं उसको, ये रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियों में से जो आपकी दूसरी वाली विधि थी। वैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में 3 विधियाँ जो ग्राफी विधि अलग से लिखा है, वैसे हम ग्राफी विधि से भी इसको सॉल्व कर सक रहे हैं ना।
तो वो भी एक विधि हम मान सकते हैं। तो अगली विधि हम करेंगे इसमें कौन सी, प्रतिस्थापन विधि। समझ गए ना। अब हम बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुण, जितनी ग्राफीय नहीं है उससे कहीं इंपॉर्टेंट है 3 विधियाँ। कौन कौन सी, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुण, ठीक हो गया, या व्रजगुणन जो भी आप कह सकते। तो अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिस्थापन। नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि एक चीज़ को दूसरे चीज़ से प्रतिस्थापित करके, यानी रिप्लेसमेंट, प्रतिस्थापित। तो सबसे पहले 2 इक्वेशन ले लेते हैं, उन दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। एक सिंपल सी इक्वेशन लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 12, ठीक है, और x माइनस वाई इक्वल्स टू मैंने लिखा 10 लिख दिया, चलो ठीक। इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है प्रतिस्थापन। अब प्रतिस्थापन विधि पढ़ लें सबसे पहले। प्रतिस्थापन विधि, बीजगणितीय जो आपके समीकरण है उनको सॉल्व करने की विधि, यानी रैखिक समीकरण है, ठीक है, 2 चर में। तो क्या करते हैं, इक्वेशन 1 लिखो और इक्वेशन 2, नाम लिखा आपने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ध्यान से समझना। या तो आप इक्वेशन 1 लो या इक्वेशन 2 लो, आपकी मर्जी है, इसमें कोई भी इक्वेशन ले लो। चलो मैंने कहा कि मैं इक्वेशन 2 लेता हूँ, इक्वेशन को 2 इक्वेशन लिया, x माइनस वाई इक्वल्स टू 10। इस इक्वेशन में से या तो x का मान निकालो या y का मान निकालो। चलो मैंने x का मान निकाला, x बराबर क्या होगा 10, ये माइनस का यहाँ जाके किसका हो जाएगा प्लस। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, समझ गए। अब आपने इक्वेशन 2 में से मान निकाला है, तो इस मान को आप इक्वेशन 1 में प्रतिस्थापित कर दोगे। इसीलिए प्रतिस्थापन विधि है ये, कि एक से मान निकाल के दूसरे में रखना, समझ गए बात। तो यानी हमने इक्वेशन 2 में से मान निकाला x का, उसको कहाँ रख देना है, इक्वेशन 1 में रख देना है। तो समीकरण 1 में क्या करने पर, मान रखने पर, किसका, ये x का। यहाँ पर x की जगह पे क्या रखोगे आप, y प्लस 10 प्लस वाई, 10 प्लस वाई एक्स की जगह पर हो गया। फिर प्लस का क्या है यहाँ पर y, और इक्वल टू में क्या है 12 है। तो 10 प्लस वाई और y कितने हो गए आपके 2y इक्वल्स टू 12, 10 यहाँ चला जाएगा, 2y इक्वल्स टू 12, ये प्लस का जाके क्या हो जाएगा माइनस का, समझ गए। तो इधर से आ जाएगा आपका 2y इक्वल्स टू 2, और 2 से 2 चला जाएगा, देन y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। y की वैल्यू कितनी आ गई। अब y का मान जो आया उसको इक्वेशन 3 में रखो, या इक्वेशन 1 में रखो, या इक्वेशन 2 में रखो, आपकी मर्जी है, इसके लिए स्वतंत्र हो आप। अगर आप इक्वेशन 3 में रखो तो डायरेक्ट निकल जाएगा x का मान, अब बाकी इनमें से किसी एक में रखोगे तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और कुछ निकलना पड़ेगा। तो इक्वेशन किस में रख दो, 3 में रख दो, डायरेक्ट में। तो फ्रॉम इक्वेशन, तो 3 में मान रख दो, x बराबर 10 प्लस वाई की जगह कितना आ जाएगा, y का मान कितना आया 1 आया, तो यानी x का मान कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। एक बार फिर देख समझ लो क्या करना हमको, हम प्रतिस्थापन विधि की बात कर रहे हैं। 2 समीकरण दे दी हमको, इसको सॉल्व करना है प्रतिस्थापन से। किसी एक समीकरण ले लो, चाहे 1 को लिखो चाहे 2 को लिखो। हमने समीकरण 2 को लिखा, इस 2 से आपने x का मान निकाला या y का मान निकालना, आपकी मर्जी है। तो हमने x का मान निकाला, x से बराबर हो गया 10 माइनस वाई, यहाँ जाके प्लस, ये x का मान आ गया। इस x का मान उठा के, या इक्वेशन देखो आपने 2 से मान निकाला है ना x का, तो आपको 1 में रखना है। अगर आप 1 से x का मान निकाले तो कहाँ पर रखते, 2 में। तो यहाँ से आपने एक दूसरे समीकरण से x का मान निकाला, तो वो कहाँ पर रख देना है, पहले वाले में मान x की जगह पर। x की जगह पर क्या आ जाएगा आप 10 प्लस वाई, और प्लस का y सेम बराबर जो है 12, और 10 प्लस वाई और y कितने हो गए 2y इक्वल्स टू 12, 10 वहाँ जाके माइनस का हो गया, तो ये 2 आया, 2y इक्वल्स टू 2, 2 से 2 चला जाएगा ना, मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 1 आ गया। अब y का मान आप 3 इक्वेशन आपके पास है, किसी एक में रख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो आप 3 में रख दो, उससे जल्दी से x का मान आ जाता है, क्योंकि पहले से x बराबर निकला हुआ है। तो x बराबर 10 प्लस y की जगह 1 आ गया, देन कितना आ गया 11। तो ये समझ में आ गया आपको प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन नाम इसलिए ही पड़ रहा है इसका कि एक से मान निकाल के दूसरे में हम क्या कर दे रहे हैं, प्रतिस्थापित कर दे रहे, इसलिए इसे प्रतिस्थापन विधि। एक बार इसको नोट कर लो जरा।
ओके, एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं हम। इसमें भी पहला क्वेश्चन यही है कि भाई प्रतिस्थापन विधि से हल करना है सारे क्वेश्चनों को। तो पहला वाला क्या है क्वेश्चन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। सेम जो अभी कराए सेम उसी की तरह से है। एक बार इसको खुद से ट्राई करना। इसमें x का मान आपका कितना आएगा, x का मान कितना आ रहा था, x का मान 9 आ रहा था और y का मान आपका आएगा 5। इसको चेक कर लेना एक बार, ठीक है। जैसे भी एग्जांपल में कराया सेम उसी तरीके से क्वेश्चन। हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, s माइनस टी इक्वल 3 और दूसरा इक्वेशन है s अपॉन टी नहीं 3 है प्लस टी अपॉन इक्वल। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो इसको एक नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। नॉर्मल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इनका एलसीएम कितना आएगा 6, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2s 3t इक्वल 6, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा ना, 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, ठीक है। अब इसको जो है आप कर सकते हो वैसे, चलो एक बार करवा देते हैं। देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से किसी एक में से आपका तो s या तो t की वैल्यू निकालनी, तो किस इक्वेशन में से वैल्यू निकालना अच्छा रहता है जिसके आगे कोई जैसे 2s 3 शब्द नहीं लिखा है, ताकि थोड़ा सा हमको आसानी होती निकालने में। जैसे ये s फ्री लिखा है ना, उसके आगे कुछ नहीं, जैसे t यहाँ पर कुछ नहीं इसके आगे। इस वाले इक्वेशन को ले लो, मतलब जिस इक्वेशन में आपके s या t या x y के आगे कुछ संख्या नहीं लिखी, यानी कोई गुणांक नहीं लिखे, वो वाले इक्वेशन को ले लो आप, उसमें से वैल्यू निकाल दो। समझ गए। किसी में ऐसे कि दोनों इक्वेशन में लिखे तो तब तो आपकी मजबूरी, कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, बट अभी तो ये वाली इक्वेशन ले लो आप। ये लोगे तो गड़बड़ नहीं होगा, तब भी आंसर सही आएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इक्वेशन 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 को लिखो, s माइनस टी इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3, ये माइनस का आ जाके प्लस का t हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। इसको उठा के इक्वेशन 2 में रखोगे आप, क्योंकि 1 से वैल्यू निकालो तो 2 में रखोगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 s की जगह पे कितना आएगा आपका 3 प्लस टी, मल्टीप्लाई में रहेगा वो, 3t इक्वल्स टू 36। 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये 6, ये 2t, ये 3t इक्वल्स टू 36। 2t और 3t कितना हो गया आपका 5t। 36 यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 30, 5 30। तो t की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6 आ गई। t की वैल्यू 6 आ गई। अब t की वैल्यू कहाँ पर रख दो, इक्वेशन 3rd में रख दो। आपकी मर्जी 1 2 किसी में भी रख सकते हो ऐसे, बट अब 3rd में रख दो, ज़्यादा आसानी से आ जाता है तरीके से। फ्रॉम इक्वेशन 3rd, तो s इक्वल्स टू 3 प्लस t की जगह पे कितना आएगा 6, तो कितना आ जाएगा ये 9। तो यानी s की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। बात समझ में आ रही है ना। बस थोड़ा सा इस इक्वेशन को एक तरीके से लिखना था, वो समझ में आ गया होगा आपको। बाकी तो हमने सॉल्व भी करा है उसकी तरह, मतलब उस इक्वेशन से हमको वैल्यू निकालने आसानी रहेगी जिसमें आपके जो वेरिएबल है यानी जो चर राशि है उसके गुणांक आपके कुछ नहीं लिखे हो, एक ही लिखा हो, उसमें से निकालने में आसानी रहेगी आप। बाकी अगर किसी में दोनों में लिखा है तो ठीक है, दोनों में से किसी एक को भी ले सकते हो, उस समय तो आपकी मजबूरी बन जाती है। समझ गए। एक बार इसे नोट कर लो फिर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3rd आपका क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 और 9x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। अगर देखो कॉमन आ रहा था, कॉमन भी ले सकते हो आप। देखो इस सब में कॉमन आ रहा है 3 3 तियाँ और 3 एकम 3 बराबर 9। 3 से कट जाएगा ये 3 तियाँ, तो यहाँ से आपका 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 से किसी से भी आप वैल्यू निकाल दो, तो x की निकालो या y। तो चलो आप ये किससे निकाल दो, इक्वेशन 2 से निकाल लो। निकाले इक्वेशन 2 से वैल्यू।
इक्वेशन 1 से भी निकाल सकते हो आप, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तो इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, समझ गए। तो यहाँ से y, देखो x का मान मत निकालो, क्यों? क्योंकि x के आगे 3 लिखा है, 3 उसके बाद गुणा में चला जाएगा, थोड़ा सा आपका ऊपर रखने के बाद आपका टिपिकल टाइप का जैसा हो जाएगा, थोड़ा कठिन जैसा हो जाएगा। वैसा आप x का मान भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट आप जब दूसरे इक्वेशन में निकालोगे तो अपॉन में 3 थोड़ा सा आपके लिए दिक्कतबाजी कर सकता है। इसलिए जो है जिसके आगे कुछ नहीं है उसकी वैल्यू निकालने फ़ायदा है। तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल्स टू 3 माइनस 3x, इक्वेशन नंबर 3। अब हमने किससे मान निकाला? इक्वेशन 2 से निकाला है ना, और इस मान को कहाँ रख दो? इक्वेशन 1 में रख दो x की जगह। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 3x और y का मान क्या निकाला है? 3 माइनस 3x, माइनस का साइन वैसे लिखो, और y की जगह 3 माइनस 3x बराबर कितना आ जाएगा? 3। तो 3x माइनस, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 3, 3x और 3x कितने x हो गए? 6x, और बराबर 3, ये माइनस का यहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का। तो यहाँ से भी 3 और 3 कितना हो गया? 6, x से x चला जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 1। ठीक है, x की वैल्यू कहाँ रख दो? इक्वेशन नंबर 3 में रख दो, जो इक्वेशन 3 आई। आप कोई भी इक्वेशन में रख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, इसमें इसलिए रखने कि जल्दी से आ जाता है। 3 तो y इक्वल्स टू 3 माइनस 3, x की जगह पर कितना आ जाएगा? 1। तो 3 माइनस से 3 हो गया, देन y की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो y का मान 0 आ गया, और x का मान कितना आ गया आपका? 1 आ गया। बात समझ में आ गई? कर लो फिर इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, और अगला है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। पॉइंट से ऐसा लग रहा होगा बड़ा भयानक सा क्वेश्चन है, बट ऐसा है नहीं है। ठीक है, क्या करना है हमको? पहले तो पॉइंट वाली दिक्कत को ख़त्म करना है। तो देखो, एक तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ यहाँ पर। डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूँ? देखो सबके एक सेम प्लेस पॉइंट है, तो मैं डायरेक्ट पॉइंट को छोड़कर जो बची संख्या उनको लिख सकता हूँ। 2x प्लस 3y बराबर 13, और इसको 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 डायरेक्ट लिख सकता हूँ। बट आया कैसे वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये सबसे पहले देखो 0.2x को आप ऐसे लेते, पॉइंट हटा दिया, नीचे 10 आएगा, एक ही स्थान पॉइंट 10 आएगा, नीचे एक प्लेस है। तो यहाँ पर 0.3 है, पॉइंट हटाते कितना आएगा? नीचे 10। यहाँ पर कितना है? 1.3, पॉइंट हटाते कितना आएगा? नीचे 10 आ गया। यहाँ पे एक प्लेस पॉइंट है। अब यहाँ का 10 एलसीएम आएगा, तो ऊपर क्या आएगा? 3x प्लस 3y, नीचे क्या आएगा? 10। यहाँ पर 13/10, 10 से 10 चला जाएगा। समझ गए? तो यहाँ से 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना आएगा आपका? 30। समझ गए? तो इसलिए यहाँ पर भी सेम यही होगा, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो इसका मतलब इसको डायरेक्ट हम ऐसे लिख देते हैं। हम फर्स्ट वाले इक्वेशन को ऐसे लिख देते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। दूसरे वाले को लिख देते हैं 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब यहाँ से देखो, अब सबके आगे तो कुछ ना कुछ लगा ही है, x के आगे लगा, y के आगे भी लगा, तो कोई भी इक्वेशन ले लो। अब आप ऐसा नहीं कह सकते आप कोई भी इक्वेशन की हाँ x के आगे ये नहीं लगा तो यही ले सकते हैं, बट यहाँ पर भी x के आगे लगाया, तो y के आगे भी लगाया, इधर भी लगाया, इधर भी लगाया, सब में लगा, तो कोई भी इक्वेशन ले लो आप। चलो हमने इक्वेशन 1 ले ली फ्रॉम इक्वेशन। तो यहाँ से आप देखो 2x प्लस, या समीकरण 1 से लिख दे, समीकरण 1 को लेने को। तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, या y की आपकी मर्जी है। तो 2x बराबर 13, ये माइनस का 3y उधर चला जाएगा, प्लस का है। तो अब x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ 13 माइनस 3y अपॉन में क्या आएगा? 2 आ जाएगा। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई? इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। इस इक्वेशन 3 की वैल्यू उठा के कहाँ रख दो? इक्वेशन 2 में रख दो, क्योंकि 1 से निकाली ना आपने x की वैल्यू, तो 1 से निकाली तो आपको दूसरे में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर x की जगह पर रखना, आप देखो फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4 वैसी है, x की जगह पर क्या आ जाएगा? 13 माइनस
3y अपॉन में क्या आएगा 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23। 2 से देखो कैंसिल हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 13 दूनी 26, 3 दूनी 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ठीक है, तो देखो 6y प्लस का है 5y सॉरी 6y माइनस का 5y प्लस का है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 6 में 5 घटा दो कितना आएगा 1, लेकिन वो आएगा आपका माइनस का, क्योंकि माइनस की ज़्यादा संख्या 2, ये 23 हो गया, प्लस का यहाँ जाए क्या हो जाएगा माइनस का 26, तो ये कितना आएगा घट के 3, वो भी माइनस का, बिकॉज क्योंकि माइनस की ज़्यादा संख्या है, तो माइनस से माइनस गया और y इक्वल टू कितना आया आपका 3। अब y का मान 3 आते ही x का मान भी आ जाना चाहिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 में डायरेक्ट रख दो। आप इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, बट 3 में रखने से ज़्यादा जल्दी से आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड तो क्या आएगा x इक्वल्स टू 13 माइनस 3 गुणा y की जगह क्या आ जाएगा आपका 3 बटे में 2 है, तो 13 3 दिया कितना आ गया 9 बटे 2, ये कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 9 में घटा के ये यहाँ पर आपका 4, चलो ठीक है अब डायरेक्ट ही लिख देते हैं, ये कट गया आपका 2, x का मान कितना आ गया आपका 2 आ गया। समझ गए ना, तो कहने का मतलब ये है इस वाले इक्वेशन में आपके देखो दूसरी टाइप भी मान सकते हो, इसमें आपका x और y के आगे कुछ ना कुछ संख्या लिखे, तो आपकी मर्जी कोई भी क्वेश्चन लिख लो और उसमें से आप x या y का मान उठा करो। वैसे नॉर्मल इक्वेशन में क्या था कि पहले वाले में कि कहीं x का जगह नहीं था, y की जगह नहीं था, वही वाले समीकरण ले लेते थे, बट इसमें तो है, इसलिए आपको कोई भी इक्वेशन उठा के रख देनी है। समझ में आ गया ना, एक बार इसको उतार लो। ओके, क्वेश्चन है आज के लिए 5th वाला क्वेश्चन, पहले का 5th पार्ट है, ठीक है। इसको करो जरा, एक इक्वेशन ले लो, कोई भी ले लो, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इक्वेशन 1 की ले लेते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन लो, इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल दो, y की आपकी मर्जी है, इसमें माइनस प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -√3 y अपॉन में क्या आएगा √2। समझ गए, ये x की वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर 3 लिख लो इसको, इस वाली इक्वेशन को उठा के कहाँ रख दो इक्वेशन 2 में। समझ गए, क्योंकि हमने कहाँ से ली वैल्यू 1 से, तो इक्वेशन 2 में रख देनी है, तो यहाँ पर रख दो इक्वेशन 2 में। फ्रॉम इक्वेशन 2 √3 x की वैल्यू क्या है -√3 y अपॉन √2 प्लस का √3 सॉरी माइनस का √8 y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ देखो √3 कितना आएगा 3, क्योंकि √3 की मल्टीप्लाई करोगे √9 आएगा, 9 का कितना निकल के आएगा 3, तो सेम √ की अगर मल्टीप्लाई तो वही चीज़ आ जाती है, माइनस का, तो ये y माइनस का 8y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप देख रहे होगे ज़्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, इक्वल टू 0 है, y दोनों में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, जब इक्वल टू 0 होता है तब की कंडीशन बता रहा हूँ, सब सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, y कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा आपका 3 बट्टे √2 और यहाँ क्या बचेगा √8 इक्वल टू में क्या है 0। ये पूरा मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट क्या आ गई आपकी 0। ये पूरा मल्टीप्लाई में ना y के साथ, ये पूरा डिवाइड में चला जाएगा उधर। समझ गए, गया 0, बिल्कुल गया y 0 हो गया। ओके, अब y का मान कहाँ रख दो इक्वेशन 3 में, बस इक्वेशन में 3, इक्वेशन 3 में रखते ही आप हो जाते बिल्कुल फ्री। फ्रॉम इक्वेशन 3 तो x बराबर ये भी 0 ही आ रहा है, मतलब इतना काम हमने 0 निकालने के लिए करा, y की जगह 0, सब 0, तुम बन गए हीरो, बस ख़त्म काम। आ गया समझ, लास्ट में हमको 0 मिला इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद, बाकी हम करते हैं कल को, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक।